हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो कक्षा 8 की क्लास में विज्ञान का जो चैप्टर है पार्ट 8 हम करवाने वाले, जिसका नाम है बल तथा दाब। ठीक है, तो इसके सभी प्रश्नों को हम हल करते हैं। और आज का पहला प्रश्न यानी कि इस पार्ट का जो पहला प्रश्न है आपकी अभ्यास पुस्तिका में, टेक्स्ट पाठ्य पुस्तक में, तो उसमें देख लीजिए। और प्रश्नों को भी यहाँ पे उत्तरों को भी मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। देखते पहला प्रश्न है, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। धक्के द्वारा मेज पर रखी पुस्तक को आगे की ओर धकेलना, दरवाजे को बंद करना, दो उदाहरण हो गए। फिर एक खिंचाव द्वारा कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना या मेज की दरार को खोलना। ठीक है, दराज को खोलना। दूसरा प्रश्न है, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। तो पहला है रबड़ बैंड को खींचना। जब एक रबड़ बैंड को खींचा जाता है तो उस पर बल लगाने से उसकी लंबाई बढ़ जाती है और उसका आकार बदल जाता है। फिर दूसरा उदाहरण है आटे की लोई से चपाती बनाना। आटे की लोई पर बल लगाकर उसे दबाने और बेलने से उसका आकार बदलकर चपाती के रूप ले लेता है। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे पहला रिक्त स्थान भरेंगे, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। एक आवश्यक वस्तु अनावश्यक वस्तु को आकर्षित करती है। सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको धकेलना पड़ता है। ठीक है, फिर आता है किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर चौथा प्रश्न, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है, तब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिक्त स्थानों की पूर्ति है। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। धनुष की खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल का उदाहरण है। ठीक है, पेशीय बल आएगा इसमें। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार जो है वो असंपर्क बल का उदाहरण होता है। फिर घ है, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल गुरुत्व तथा वायु के घर्षण के कारण होते हैं। फिर पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। तो रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना। तो इसका है बल लगाने वाले कारक उंगलियां। पेशीय बल होता है, जिस वस्तु पर बल लग रहा है वो नींबू के टुकड़े हैं। बल का प्रभाव होगा नींबू के टुकड़े का आकार बदलना, दबाने पर और रस निकालना। ठीक है, इस तरह से दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकलना। तो बल लगाने वाले कारक होते हैं ट्यूब को दबाने वाली उंगलियां, पेशीय बल लगता है जिस पर वस्तु पर बल लग रहा है वो दंत मंजन की ट्यूब। तो बल का क्या प्रभाव होगा, ट्यूब का आकार बदलना यानी दबाने पर और दंत मंजन का बाहर निकलना। फिर है गा, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। तो दीवार में लगे हुए हुक की लटकी से कमानी के दूसरे सिरे पर लटका भार एक स्प्रिंग मास सिस्टम का उदाहरण है, जहाँ स्प्रिंग कमानी अपनी प्राकृतिक लंबाई से अधिक खिंची हुई है और भारे द्रव्यमान और उस खिंचाव के कारण एक बल का अनुभव करता है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा घा है, ऊंची कूद करते समय एक खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ बाधा को पार करना है। तो उत्तर है, ऊंची कूद करते समय खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ बाधा को पार करना। यह एक ऐसा कार्य है जिसमें खिलाड़ी अपनी मांसपेशियों का उपयोग करके अपनी स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है और फिर इस गतिज ऊर्जा का उपयोग करके छड़ को पार करता है। ठीक है, फिर छठवां क्वेश्चन आता है, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे को गर्म के लिए करके टुकड़े को हथौड़े से पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करेगा या करता है। उत्तर है, जब लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है तो हथौड़े द्वारा लगाया गया बल लोहे के टुकड़े पर कार्य करता है। तो किस तरह से यह बल लोहे के टुकड़े को विकृत करता है यानी उसके आकार और आकृति को बदल देता है। तीसरा है, गर्म लोहा अधिक आघात वर्धनीय होता है जिससे उसे आसानी से वांछित आकार में ढाला जा सकता है। चौथा पॉइंट आता है, इस प्रक्रिया को फोर्जिंग कहते हैं जिससे विभिन्न औजार और वस्तुएं बनाई जाती हैं। क्या कहते हैं, फोर्जिंग। प्रश्न नंबर 7वां है, फुलाए हुए गुब्बारे और दीवार के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। उत्तर है, जब एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े जैसे नायलॉन के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो गुब्बारा विद्युत आवेशित हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। दूसरा, यह आवेशित गुब्बारा फिर अनावेशित दीवार की ओर आकर्षित होता है। तीसरा, इस आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल को स्थिर वैद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। आठवां है प्रश्न, आप अपने हाथ में पानी से भरी बाल्टी एक
प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं, बाल्टी पर लगने वाले बल के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता है। तो आंसर है पानी से भरी बाल्टी पर लगने वाले बल और गति की अवस्था में परिवर्तन न होने का कारण। बाल्टी पर लगने वाले बल हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी फोर्स। यह बल पृथ्वी द्वारा बाल्टी पर नीचे की ओर लगाया जाता है, जो बाल्टी और उसमें भरे पानी के कुल भार के बराबर होता है। फिर आता है पेशी बल। यह बल आपके हाथ द्वारा बाल्टी पर ऊपर की ओर लगाया जाता है ताकि बाल्टी को उठाया जा सके और उसे स्थिर रखा जा सके। फिर आता है गति की अवस्था में परिवर्तन न होने के कारण। दूसरा है कारण, जब आप बाल्टी को अपने हाथ में स्थिर रखते हैं तो उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल और पेशी बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। इसका अर्थ है कि बाल्टी पर लगने वाला शुद्ध बल, नेट फोर्स जो होता है, शून्य होता है। ठीक है। फिर आते हैं इसके आगे, न्यूटन की गति के पहले नियम यानी जड़त्व का नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर लगने वाला शुद्ध बल शून्य होता है तो वह अपनी गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करता है। यदि वह स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और यदि वह गति में है तो उसी वेग से गति करती रहेगी। इसलिए चूंकि बाल्टी पर लगने वाले बल असंतुलित हैं और शुद्ध बल शून्य है तो उसकी गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता और वह स्थिर रहती है। फिर 9वां प्रश्न आता है, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताइए। तो इसको दो बल कौन कौन से हो जाएंगे, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है कुछ भी, तो वहाँ पे प्रश्न से ही रिलेटेड है। तो पहला बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल। यह बल पृथ्वी की सतह पर सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। रॉकेट भी एक वस्तु, इसलिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस पर नीचे की ओर काम करता है। दूसरा होता है प्रणोदन बल। ठीक है, तो यह बल होता है क्या, यह बल रॉकेट के इंजन द्वारा उत्पन्न होता है। जब रॉकेट के इंजन ईंधन जलाते हैं तो वे गर्म गैसों से बाहर निकलते हैं। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गैसों के बाहर निकलने की प्रतिक्रिया में रॉकेट ऊपर की ओर धकेला जाता है। दूसरा अन्य बल, तीसरा लगता है अन्य बल। इसके अलावा वायुमंडलीय घर्षण भी रॉकेट पर कार्य करता है, जो रॉकेट की गति का विरोध करता है। हालांकि लॉन्चिंग के तुरंत बाद वायुमंडलीय घर्षण का प्रभाव गुरुत्वाकर्षण और प्रणोदन बल की तुलना में कम होता है, इसलिए वो रॉकेट ऊपर चला जाता है। ठीक है। 10वां प्रश्न आता है, जब किसी ड्रॉपर के चंचू नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का क्या कारण है। तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कोई ड्रॉपर, उसको वो खाली रहता है, उसे दबाते हैं जिसके जैसे उसके नोजल को, तो उसमें कुछ बुलबुले यानी कि जो भी हो, दवाई हो, कुछ भी पानी, तो वो उसमें ड्रॉपर में भर जाता है। तो इस पे कौन सा बल लगता है, क्या कारण है। तो पानी का दाब नहीं, पृथ्वी का गुरुत्व बिल्कुल भी नहीं, रबड़ के बल्ब की आकृति नहीं, वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो घ है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए और पार्ट कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट के लिए हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।